हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए इंटरनेशनल टैक्स की केस स्टडीज। जितनी भी हो सकती है मेरे से मैं उतनी डालने की कोशिश करूंगा। पहली 25 केस स्टडीज हमने क्लास में आपको दी थी, उसमें से आधे से ज्यादा केस स्टडीज मैंने क्लास में डिस्कस की थी। अब जो 26 से लेकर 35 तक की केस स्टडीज है, ये नई केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है फॉर मे 22 एंड नवंबर 22 एग्जाम्स। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी केस स्टडीज मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा ये सारी की सारी केस स्टडीज आपके साथ एक एक करके डेली रोज एक केस स्टडी डिस्कस कर लूं। लेकिन आपका क्या काम है, जरा ध्यान से सुन लेना। मेरा काम यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देना है, वो है कि आपको हर एक केस स्टडी के अंदर हर एक क्वेश्चन का रीजनिंग देना है। ठीक है, नहीं तो आपका बहुत समय उसमें वेस्ट होता है रीजनिंग पता लगाने में। आपका क्या काम है? आपका काम है कि आप उस केस स्टडी को अच्छे से पहले अपने एंड से पढ़ो, अपने से सॉल्व करो। भले लिखकर सॉल्व करो या ओरली सॉल्व करो, वो आपकी मर्जी। समय नहीं है आपके पास अभी, आप ओरली सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। तो एक बार आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप मेरे पास आओ और इस वीडियो को देखकर अपनी रीजनिंग समझने की कोशिश करो कि आपने सही लाइन में, आपकी सोच और मेरी सोच एक लाइन में जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, सो माई ड्यूटी ओवर हियर इज नॉट टू रीड द एंटायर केस स्टडी। मैं यहाँ पर कोई पूरी केस स्टडी पढ़ने नहीं वाला हूँ, मैं केस स्टडी का एक एक लाइन नहीं पढ़ने वाला हूँ। हाँ, केस स्टडी के सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा, उन सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर्स आपको बताऊंगा कि ये कैसे आए, कैसे अराइव हुए। आई थिंक सो वही आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, ताकि आपका भी पूरा समय नहीं बर्बाद हो, मैं पूरी केस स्टडी पढ़ूं पहले, फिर आप भी मेरे वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, मुझे कुछ नहीं जाता, मैं तो पढ़ लूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है। शायद आपके पास अभी टाइम नहीं है, आपका टाइम अभी मेरे टाइम से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, केस स्टडी नंबर 26 विच इज न्यूली एडेड बाय आईसीआई इन दिस अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये केस स्टडी में चलो पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, अपनी तरफ से सॉल्व कर लिया है, और अब आप मेरा लेक्चर इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको अभी उसकी रीजनिंग समझना है। चलो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय लामड़ा, ये कैसे नाम रखते हैं लोग पता नहीं। लामड़ा इज ए गुजराती वर्ड एक्चुअली, आई एम ऑल्सो गुजराती। तो लामड़ा इज ए गुजराती वर्ड विच इज कॉल्ड टू पीपल हु आर वेरी वेरी लॉन्ग इन हाइट, जो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं उनको बोला जाता है लामड़ा। इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय लामड़ा फॉर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय RHOINC टू लामड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर अपने को बताना है कि RHO ने जो लामड़ा को सर्विसेज दिया है, एडवर्टीजमेंट की सर्विस, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो मैं आप डायरेक्टली बोल देता हूँ सही आंसर क्या है। सही आंसर तो आप भी पीछे से निकाल सकते हो। सही आंसर 14 है। 49,200 का इक्वलाइजेशन लेवी काटना पड़ेगा किसको, लामड़ा को, काय को। अब रीजनिंग देना मेरा काम है। देखो यहाँ पर RHOINC एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, जिसका इंडिया में पीई नहीं है, पीई नहीं है, उसका सिर्फ एक वेयरहाउस है इंडिया में बस। तो वेयरहाउस इज नॉट इक्विवेलेंट टू पीई, वेयरहाउस का भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं माना जाता। ठीक है, जाकर चेक करना आर्टिकल 5 पैरा 3, जिसमें लिखा लिखा गया है कि अगर आप, पैरा 4 इनफैक्ट, जिसमें लिखा गया है आर्टिकल 5 पैरा 4 में लिखा गया है कि अगर आप इंडिया में सिर्फ गुड स्टोर करते हो तो दैट डज नॉट अमाउंट टू व्हाट, दैट डज नॉट अमाउंट टू अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। merely storage of goods or merely display of goods does not amount to what, permanent establishment. Therefore RHOINC एक नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में उसका वेयरहाउस है, वो वेयरहाउस पी नहीं है, तो उसका इंडिया में पी नहीं है। लामड़ा एक रेजिडेंट है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन करता है, वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ले रहा है। क्लासिक केस ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी कटेगा कितना, और ये जो पेमेंट कर रहा है वो भी 1 लाख रुपए से ज्यादा का है, क्योंकि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे अगर इक्वलाइजेशन लेवी लगाना है तो योर एनुअल पेमेंट पूरे साल का पेमेंट शुड बी एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। यहाँ पर 8,20,000 है, तो इस पर आपको अब क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइजेशन लेवी काट के अगले महीने की 7 तारीख तक भरना पड़ेगा। तो 8,20,000 का अगर आप 6% लोगे तो देखो 49,200 आएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ लामड़ा हैड इंपोर्टेड कंप्यूटर पार्ट्स फ्रॉम RHOINC, अब लामड़ा क्या इंपोर्ट कर रहा है, इफ Lambda had imported computer hardware parts from RHOINC for the same payment. Which of the following statement are correct? अब सुनो जरा, RHOINC का क्या इंडिया में पी है? नहीं है। नॉन रेजिडेंट का इंडिया में जब तक पी नहीं होगा तब तक उसको इंडिया में टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, पीजीपीपी इनकम पे टैक्स नहीं लग सकता है। अगर नॉन रेजिडेंट की पीजीपीपी इनकम पे टैक्स लगाना है तो उसको इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होना जरूरी है। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में प्रूव कर लिया कि उसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो क्या इस पर इनकम टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स नहीं लग सकता है क्योंकि नॉन रेजिडेंट का इंडिया में पी नहीं है। दूसरा सवाल, इनकम टैक्स नहीं लग सकता है तो क्या इक्वलाइजेशन लेवी लग सकता है? इक्वलाइजेशन लेवी भी नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है सर? द रीजन बिंग, इक्वलाइजेशन लेवी लगता है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। क्या लामड़ा ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस ले रहा है? नहीं, अब वो गुड्स खरीद रहा है।
या तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विसेज पर। क्या यहाँ पर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसी कोई सर्विसेज आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। दिस इज मियरली सेल ऑफ गुड्स। So if a non-resident is selling goods in India without any PE in India, then that income is not subject to tax, income tax, and that income is also not subject to equalization levy. Therefore, equalization levy इस पे नहीं लगेगा. Equalization levy is not attracted. This is the correct answer. Check कर लो. MCQ number 3. What would be the penalty leviable? Penalty leviable on lambda for non-deduction of equalization levy in MCQ 1 and MCQ 2. अब सुनो जरा. देखो एमसीक्यू 2 में तो कुछ लग ही नहीं सकता है, क्योंकि एमसीक्यू 2 के अंदर तो उसको इक्वलाइजेशन लेवी काटना ही नहीं है, तो पेनल्टी का सवाल कहां से आएगा? एमसीक्यू 2 में कुछ नहीं लगने वाला है, जीरो, क्योंकि एमसीक्यू 2 में वो लायबल ही नहीं है इक्वलाइजेशन लेवी काटने के लिए। हाँ, एमसीक्यू 1 में उसको 49,200 का इक्वलाइजेशन लेवी काटना था। अगर उसने नहीं काटा तो पेनाल्टी कितनी लगती है पता है? पेनाल्टी अंडर सेक्शन 171 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016, 171 ऑफ चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 के हिसाब से पेनाल्टी इज इक्विवेलेंट टू द लेवी। जितना लेवी आपने नहीं काटा उतनी पेनाल्टी लगेगी। देयरफॉर यहां पर आपको कितनी पेनाल्टी लगने वाली है? 49,200 रुपीज की पेनाल्टी एमसीक्यू 1 में लगेगी, क्योंकि उतना आपको काटना था, और एमसीक्यू 2 में कोई भी पेनाल्टी नहीं लगने वाली है। चेक कर लो, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 4, आर लाम्बड़ा एंड युवान एसोसिएटेड एंटरप्राइज? इफ सो व्हाई? क्या दोनों एसोसिएटेड है? द आंसर इज यस, है। लेकिन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस कारण से? देखो, दो कारण से हो सकते थे, उसमें से एक कारण रेलेवेंट नहीं है। देखो, पहला मैं बताता हूं आपको। ये लामड़ा ने युवान को 2 करोड़ का लोन दिया है, और युवान का बुक वैल्यू ऑफ असेट 3.92 करोड़। अब याद करो, अगर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के बुक वैल्यू ऑफ असेट्स का 51% अगर फाइनेंस करती है, तो ये दोनों एसोसिएटेड बन जाते हैं। इस कारण की वजह से ये दोनों एसोसिएटेड है, क्योंकि अगर देखो आप, 2 करोड़ का लोन है डिवाइडेड बाय 3.92 करोड़ का टोटल असेट से, अगर आप डिवाइड करो तो 51% से ज्यादा आता है। ये दोनों एसोसिएटेड हो गए इस कारण से। एक और कारण हो सकता था, देखो, युवान के 10 में से 5 डायरेक्टर लामड़ा ने अपॉइंट किया। देखो, 10 में से 5 से काम नहीं चलेगा, 5 से ज्यादा होता ना तो काम चलता, ठीक है। एसोसिएट एंटरप्राइज के डेफिनेशन में क्या लिखा है? मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय वन एंटिटी। एग्जैक्ट हाफ नहीं, अगर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो एसोसिएटेड बनती है। एग्जैक्टली आधा अपॉइंट कर रहा है, तो इस कारण की वजह से ये दोनों एसोसिएटेड नहीं है। एसोसिएटेड अगर है वो, तो वो लोन और बुक वैल्यू ऑफ एसेट के कारण की वजह से एसोसिएटेड है, एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। चेक कर लो। क्लियर? क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन, which of the following statements are correct in relation to the remedies available to Mr. Ravi under the Income Tax Act if he is not satisfied with the draft order passed by AO? देखो, रवि के केस में ना ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल है, तो उसके केस में एओ ने क्या किया? ड्राफ्ट ऑर्डर पास किया और उसको दिया। अब ड्राफ्ट ऑर्डर पास करने के बाद उसके पास दो ऑप्शन है, या तो डीआरपी के पास चले जाए, ऑब्जेक्शन रेस करे, या तो अभी कुछ नहीं करे, बाद में जब एओ ऑर्डर पास करेगा फाइनल ऑर्डर, उसके बाद आप सीआईटी के पास जाके अपील कर दो। अच्छा सर, दोनों एक साथ कर सकता हूँ क्या? दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकता हूँ सर? मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डीआरपी के पास चले गए ना, और फिर बाद में अगर आप दुखी हुए ना, तो फिर आपको आईटैट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि डीआरपी जिस ऑर्डर में लग जाता है ना, उस ऑर्डर को फिर आईटैट में अपील करना पड़ता है, सीआईटी में अपील नहीं हो पाता है वो। तो आपके पास ऑप्शन दो है, या तो आप अभी डीआरपी के पास ऑब्जेक्शन कर लो, और फिर आगे जाकर दुखी होंगे तो आईटैट के पास जाना, या तो अभी मत करो कुछ, जो करने का है करने दो एसएससी को, एओ को जो करने का है करने दो, एओ फाइनल ऑर्डर पास करेगा, आप सीआईटी अपील के पास जाना। देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ईदर ए और ईदर बी, नॉट बोथ। दोनों नहीं कर सकते हो आप साथ में। डीआरपी लग गया अगर ऑर्डर को, तो फिर आगे अपील कर सकते हो, लेकिन आईटैट के पास जाना पड़ेगा, सीआईटी अपील का रास्ता बंद हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर ईदर ए और बी चेक कर लो। दिस आर द एमसीक्यूज व्हिच आई हैड टू डिस्कस, ठीक है। बहुत इतना कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, इजी है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के भी आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, डोंट वरी। कंप्यूट द इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय ब्रांच ऑफ युवान इन इट्स रिटर्न फॉर एवाई 22-23, ठीक है। अब यहां पर क्या है पता है? एक फॉरेन कंपनी, उसका इंडिया में ब्रांच। अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में ब्रांच खोलती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ ऐसा गलत बात नहीं है, लेकिन जो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस है ना, वो हम आपको अलाउ करेंगे एज पर सेक्शन 44C सॉरी। और 44C में क्या बोला है? 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर व्हिचएवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो यहाँ पर अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा? पहले हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर कितना अलाउ होगा वो पता लगाना पड़ेगा, उसी के बाद हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं? उसकी इनकम ढूंढ पाएंगे। तब तक हम लोग उसकी इनकम नहीं ढूंढ पाएंगे, तो चलो उसका हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 44C के हिसाब से हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर कैसे अलाउ होता है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम
कंपेयर विद एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे ढूंढने का? एडजस्टेड टोटल इनकम इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट। उसमें कुछ चीजें ऐड करने का, क्या डेप्रिसिएशन ऐड करना होता है? नहीं, डेप्रिसिएशन ऐड करने की बात नहीं की गई है। जाकर आप एडजस्टेड टोटल इनकम का फॉर्मूला देख लो 44C के अंदर। क्या साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंडिचर ऐड करने की बात की गई है? नहीं की गई है, नहीं की गई है, वो भी ऐड बैक नहीं होता है, ठीक है, वो रहने दो उसको वैसी। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, यस ऐड बैक हो जाएगा। बिजनेस लॉस, यस ऐड बैक हो जाएगा। चैप्टर 6 से डिडक्शन, यस ऐड बैक हो जाएंगे। फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर, वैसे तो टोटल तो 25 लाख है, लेकिन करंट ईयर में कितना पीएनएल में डेबिट हुआ है? 5 लाख, तो 5 लाख ऐड बैक हो जाएगा, ठीक है। प्लस हेड ऑफिस के जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो ऐड बैक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद जो आपको आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आपका हो जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। तो चलो यहां पर चेक कर लेते, आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है? 1,77,00,000 आपका एडजस्टेड टोटल इनकम है। उसका 5% ले डालो, उसका 5% कम्स टू 8,85,000 रुपीज। दिस इज द अलाउेबल एक्सपेंडिचर। आपने पीएनएल में कितना डेबिट करके रखा है पागलों जैसा? 90 लाख रुपए डेबिट करके रखा है। 90 लाख 90 लाख नहीं मिलने वाला है आपको, मिलेगा तो सिर्फ 8,85,000 रुपीज ही मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलने वाला है। अब इसका टोटल इनकम ढूंढना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे? 32 लाख का इसका नेट प्रॉफिट है। ऐड जो गलत हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर पीएनएल में डेबिटेड था उसको ऐड बैक कर दो, और जो एक्चुअल अलावेबल है उसको लेस कर दो। ये करने के बाद आपको आ जाएगा हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर। बाकी कुछ भी मत छेड़ना, क्योंकि नेट प्रॉफिट में से बाकी कुछ भी मत छेड़ना, बिकॉज ये सारी चीजें इसको छोड़कर पहली वाले आइटम को, बाकी सब कुछ तो टोटल इनकम कंप्यूट करते समय आपको अलाव ही होगा, इंक्लूडिंग द साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, वो भी अलाव होगा, ये भी अलाव होगा, ये भी अलाव होगा, ये भी अलाव, ये सब तो टोटल इनकम निकालते समय आपको अलाव ही होने वाला है। सिर्फ ये डिसअलाउ करके ये जो करेक्ट अमाउंट है उसको अलाउ कर दो, आपको आपकी टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेकंड डिस्क्रिप्टिव, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। डिटरमाइन द, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं, दो तीन अलग क्वेश्चन, चलो एक एक करके आंसर करते हैं। डिटरमाइन द आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय लैम्ब्डा टू युआन आईएनसी अज्यूमिंग दैट दे आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज इररिस्पेक्टिव ऑफ आंसर टू एमसीक्यू 4 एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन द टोटल इनकम। अब सुनो जरा, हाई नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले अपन इसका आर्म्स लेंथ प्राइस निकालते हैं, ठीक है। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होगा? चलो देखते हैं इसने ऐसा क्या काम किया है इसने। हाँ यहां पर देखते, ठीक है, यहां पर उसका डिटेल दिया गया है, चलो आ जाओ। Lambda also entered into an agreement with Yuan to provide 600 computer with pre-installed office at 74,000 per unit, ठीक है। तो Lambda Yuan को कंप्यूटर यूनिट क्या प्राइस में देता है? 74,000 पर यूनिट, ठीक है। वैसे ही Lambda ये चीज दूसरे लोगों को दूसरे लोगों को 90,000 और 95,000 के अलग अलग रेट पर देता है, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी लोगों को, अनरिलेटेड पार्टी को 90,000 और 95,000 के रेट पर देता है, ठीक है। तो अपने एसोसिएटेड एंटिटी को 74,000 में बेचते हो, अनरिलेटेड पार्टी को 90,000, किसी को 95,000। अब एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस है, तो मैं क्या करूं? एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस होगा, और अगर 6 या उससे ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस होगा तो आप रेंज ले सकते हो। रेंज का कॉन्सेप्ट, वो 35 परसेंटाइल, 65 परसेंटाइल, वो सब कर सकते हो। देखो अगर यहां पर सिर्फ एक ही आर्म्स लेंथ प्राइस होता ना, तो मैं डायरेक्टली 74,000 को उस आर्म्स लेंथ प्राइस से कंपेयर करता और डिफरेंशियल अमाउंट इनकम में ऐड कर देता। लेकिन यहाँ पर एक आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं है मेरे पास, जो कंपेरेबल अमाउंट है वो 2 आर्म्स लेंथ प्राइस मिल गए मुझे। तो 2 है लेकिन 6 से कम है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर 6 या उससे ज्यादा होता तो मैं आपको बता चुका हूं कि अपने को रेंज का कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता, 35 परसेंटाइल, 65 परसेंटाइल, वो मीडियन मीडियन वो सब नाटक। लेकिन अगर 6 से कम, नंबर ऑफ एंट्रीज आर लेस देन 6, देन बहुत आसान होता है। जस्ट आप वो जो 2 आर्म्स वैल्यू है ना, 2 वैल्यू है ना आर्म्स लेंथ वैल्यू, उसका आप अरिथमेटिक मीन ले लो। तो 90,000 प्लस 95,000, अगर 5 भी वैल्यू होती ना तो मैं अरिथमेटिक मीन लेता, 4 भी होती तो अरिथमेटिक मीन, 3 भी होती तो अरिथमेटिक मीन, 2 भी होती तो अरिथमेटिक मीन, और अगर 1 होती तो कोई तो दिक्कत ही नहीं होती फिर। तो 2 वैल्यू है, 2 का अरिथमेटिक मीन ले लो, वही तुम्हारा आर्म्स लेंथ प्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो 2 का अरिथमेटिक मीन कितना आएगा? 90 प्लस 95,000 का डिफरेंस कितना आता है? अरिथमेटिक मीन आज अगर मैं लेना चाहूं डिवाइड बाय 2, 92,500 आएगा। अब आपको आपके प्राइस को इस आर्म्स लेंथ प्राइस से कंपेयर करना है, और दोनों में अगर 3% से ज्यादा डिफरेंस है तो ही आर्म्स लेंथ प्राइस एप्लीकेबल होगा। तो आपका प्राइस कितना है? 74,000 रुपीज, और आपको एवरेज लेने पर आर्म्स लेंथ प्राइस कितना आ रहा है? 92,500 रुपीज। देयरफॉर 74,000 और 92,500 में क्या 3% से ज्यादा डिफरेंस है? हाँ है। देयरफॉर योर आर्म्स लेंथ प्राइस विल बी 92,500। अब 92,500 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे आप? कितना इनकम में ऐड होगा? 92,500 माइनस 74,000, क्योंकि 92,500 आपका आर्म्स लेंथ प्राइस है, 74,000 आपका एक्चुअल प्राइस है। दोनों को माइनस करो, मल्टीप्लाई बाय 600 यूनिट करो, आपको आपका आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगा। कितना ऐड बैक करना है टोटल इनकम में, चेक करो, वही किया गया है भाषण इधर दिखता है। ये सारा चीज यहाँ पर बोला गया जो मैंने आपको बोला। 92,500 पहले मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको बोला ये 3% से ज्यादा होना चाहिए, जो डेफिनेटली है, और उसके बाद में जो आंसर आएगा वो 92,500 माइनस 74,000 इंटू 600 यूनिट विल गिव यू 1.11 करोड़, ठीक है। ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये ऐड बैक हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट क्या है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द एओ मेक्स द प्राइमरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस टू डिटरमाइन एंड लैम्ब्डा एक्सेप्ट सच आर्म्स लेंथ प्राइस।
तो अगर एओ ने 1.11 करोड़ एड बैक कर दिया, ठीक है, और एसएससी भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, तो अब उसको सेकेंडरी एडजस्टमेंट का कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगेगा। तो उससे बचने के लिए वो क्या कर सकता है, दो चीजें कर सकता है, ठीक है। पहला चीज तो क्या कर सकता है, उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। पहला चीज, सबसे पहला चीज, वो पैसा इंडिया में मंगा ले 90 डेज के अंदर। जब एओ ने ऑर्डर पास किया उसके 90 दिन में इंडिया में पैसा मंगा ले, ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, इंटरेस्ट भरो, और क्या। तीसरी चीज, एक एडिशनल टैक्स भी भर सकता है वो, 18% वाला, 12% से अच्छा, 4% से अच्छा। ये सारी पॉसिबिलिटीज नीचे लिखी गई है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट लगेगा, यस, प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़, सेकेंडरी एडजस्टमेंट लगेगा। एओ ने प्राइमरी एडजस्टमेंट ढूंढा है और एसएससी ने उसको एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट नहीं करता था तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं लगता है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट तब लगता है जब एओ एड बैक करता है और एसएससी उसको एक्सेप्ट करता है। अगर एओ एड बैक करेगा और एसएससी उसको अपील करेगा तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर अभी आपके पास क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है बचने के लिए कि आप 90 दिन में इंडिया में पैसा वापस मंगा लो फ्रॉम द डेट ऑफ असेसिंग ऑफिसर्स ऑर्डर। दूसरा ऑप्शन है कि आप 18% वाला, 12% वाला और 4% वाला, दैट इज 20.9664% वाला टैक्स भर के मैटर क्लोज करो। ये दो में से कोई एक ऑप्शन आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, वन लास्ट क्वेश्चन। कंप्यूट टोटल इनकम, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, एंड टैक्स पेएबल बाय मिस्टर राजन फॉर AY 22-23 कंसिडरिंग द फॉरेन टैक्स क्रेडिट अवेलेबल अंडर रूल 128। चलो ठीक है, ठीक है। तो राजन की पहले इनकम ढूंढ लेते, क्या क्या है उसकी। देखो, राजन है रवि का भाई और उसकी एज है 61 ईयर, तो उसका बेसिक एग्जामेशन लिमिट विल बी 3 लाख, ठीक है, 3 लाख बेसिक एग्जामेशन लिमिट होगा। कंट्री ए से इनकम कमा रहा है, इंडिया से इनकम कमा रहा है, कंट्री बी से इनकम कमा रहा है, और कंट्री ए और कंट्री बी के साथ हमारा DTAA भी है, ठीक है। अब राजन ये सारी इनकम कमा रहा है, जरा बोर्ड पे देख लो। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कमा रहा है, एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है, कंट्री ए से डिविडेंड कमा रहा है, रॉयल्टी कमा रहा है, फिर रॉयल्टी पे खर्चा कर रहा है, बिजनेस लॉस हो रहा है उसको कंट्री बी में, रेंट कमा रहा है, म्युनिसिपल टैक्स कमा रहा है, नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन कंट्री बी, कंट्री बी में ये अलाउड नहीं है डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड रॉयल्टी इनकम आर टैक्सेबल इन कंट्री ए, एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग इनकम आर अलाउेबल एज डिडक्शन इन कंट्री ए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 12% ऑफ रॉयल्टी। Business loss is not eligible for set off in country A, in country B, sorry. Royalty is brought into India in June 2022. The rates of tax of A and B in country A and country B is 10%, 20%. It may be assumed that the same are in line with DTAA. चलो ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मिस्टर राजन को पहले अपना इंडिया का एवरेज टैक्स रेट निकालना पड़ेगा। एवरेज टैक्स रेट, तो अभी इंडिया का एवरेज टैक्स रेट निकालने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, सुनो जरा। सबसे पहले वो 7 लाख रुपया प्रोफेशनल इनकम बताएगा, ठीक है, PGBP इनकम। मैं हेड ऑफ इनकम के ऑर्डर में जाता हूँ। सबसे पहले कौन सा हेड आता है, एचपी हेड आता है। एचपी में 1,95,000 का रेंट दिखाएगा, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेगा, सॉरी 1,95,000 का रेंट दिखाएगा, सॉरी, और 8,000 रुपीज का म्युनिसिपल टैक्स लेस करेगा। क्यों सर, वो तो अलाउड नहीं है, वो कंट्री बी में अलाउड नहीं है, इंडिया में अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं बोला है, इंडिया में अलाउड है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं बोला है। और इंडिया में फॉरेन में टैक्स भरोगे तो भी मिलता है, मिलता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है उसके अंदर, अपन ने सम्स किया है उसके ऊपर। देयरफॉर एचपी इनकम मैं पहले क्लैरिफाई करता हूँ, हेड बाय हेड जाता हूँ। एचपी इनकम में 1,95,000 आपकी ग्रॉस इनकम, लेस म्युनिसिपल टैक्स आप लेस कर दोगे 8,000, तो 187 हो जाएगा आपका, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दो, ठीक है। ये एचपी इनकम सेटल हो गई। अब पीजीबीपी पे आते हैं। पीजीबीपी में क्या आएगा, ये पीजीबीपी में आएगा 7 लाख रुपीज, और ये बिजनेस लॉस आप इस पीजीबीपी इनकम से सेट ऑफ कर दोगे, ठीक है। सर ये भी तो अलाउड, वहां अलाउड नहीं है, इंडिया में अलाउड नहीं है ऐसा नहीं बोला है, ठीक है, वहां अलाउड नहीं है, यहाँ तो अलाउड है ना। तो यहाँ पे इसको आप 7 लाख से सेट ऑफ मार दोगे, ठीक है। और क्या आएगा पीजीबीपी में, आप रॉयल्टी भी पीजीबीपी में ले सकते हो। 7 लाख की रॉयल्टी है, 80,000 रुपीज उसका एक्सपेंस है, तो 6,20,000 रुपीज रॉयल्टी भी आ गई, ठीक है। तो क्या क्या सॉल्व हो गया, ये 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 सॉल्व हो गया, और ये सॉल्व हो गया। अब बच गया क्या, ये दोनों, ये दोनों के दोनों इनकम जो डिविडेंड है और एग्रीकल्चर इनकम है, ये दोनों के दोनों आईएफओएस में चले जाएगी, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद क्या करना है, आपको 3 लाख रुपए का डिडक्शन लेना है ATQQB में, क्योंकि ये रॉयल्टी ऑन लिटरेरी बुक है, बुक के ऊपर अगर रॉयल्टी कमाते हो उस पर 3 लाख रुपए का ATQQB में डिडक्शन मिलेगा। तो अभी आप देख लो, आपको इंडिया की टोटल इनकम आ चुकी होगी कि इंडिया में बैठ के कितना कंप्यूटेशन करना है, ठीक है, देख लो। 1,95,000, 8,000 म्युनिसिपल टैक्स, उसमें से 30% ये आपका एचपी सेटल। ये पीजीबीपी इंडिया से प्रोफेशन इनकम कमाया और वहां पर लॉस हुआ, वो सेट ऑफ मार दो, ठीक है। और ये 6,20,000 आपका 7 लाख माइनस 80,000 लेस करके आ गया। ये आपकी आईएफओएस की दो इनकम जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा। इंडिया में एग्रीकल्चर करोगे तो एग्जाम होता है, बाहर एग्रीकल्चर करोगे तो थोड़ी एग्जाम होता है। एटीक्यूक्यू भी इंडिया में, ये 6 महीने के अंदर पैसा इंडिया में लाना जरूरी होता है एटीक्यूक्यू भी, और वो लेकर आ गया। क्वेश्चन में लिखा है जून 2022 में इंडिया में पैसा आ चुका है, क्वेश्चन चेक कर लेना ऊपर, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको 12,83,900 रुपीज की टोटल इनकम आ जाएगी। और इसको यहाँ पर क्या, इसको एडजस्टेड टोटल इनकम अगर मैं इसकी ढूंढूं एएमटी के लिए, तो एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है, दिस प्लस दिस 3 लाख।
तो एडजस्टेड टोटल इनकम भी तो ढूंढना पड़ेगा इंडिविजुअल के केस में, वो भी तो एक अलग दुख है एएमटी का 115 जीसी के अंदर। लेकिन एएमटी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एएमटी के लिए इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई को एएमटी कब एप्लीकेबल होता है, जब उनका एडजस्टेड टोटल इनकम इज मोर देन 20 लाख रुपीज। यहाँ पर इसका एडजस्टेड टोटल इनकम इज जस्ट 1583, तो यहाँ पर एएमटी का कम से कम मगजमारी नहीं आएगा, नॉर्मल मगजमारी, एएमटी की मगजमारी यहाँ पर नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये इसका हो गया टोटल इनकम। अब इसका एवरेज रेट निकालता हूं मैं, देखो नीचे दिया हुआ एवरेज रेट कहां पर, तो कहीं तो दिया है एवरेज रेट कुछ नहीं, 202977 डिवाइड बाय 1283, ये इंडिया का एवरेज रेट आ गया 15.809। दिखता है तुमको कैसे आया सर ये? इसका टैक्स निकालो ना, 1283 का टैक्स निकालना कितना आसान है, कैसे सर? 283,900 पे 30%, और 3 लाख से लेकर 10 लाख के 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा, क्योंकि अंकल है 61 ईयर्स। तो 3 लाख से 10 लाख का टैक्स कितना आएगा? 1,10,000। 3 लाख से 10 लाख का टैक्स 1,10,000, और 10 लाख से 1283,900 का टैक्स जो भी आएगा 30% ले लो, दोनों को ऐड करो, 4% सेस मारो, तो आपको आंसर आ जाएगा 202,977। ठीक है, ये आपका टैक्स है। डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय आपका 1283,900 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू द एवरेज रेट ऑफ 15.809%। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी अपने को रिलीफ लेना है, ठीक है, जरा आराम से सुनना। रिलीफ कैसे लेंगे हम? दो कंट्री में आप पैसा कमा रहे हो ना, जो भी डब्ल्यू टैक्स इनकम है उसकी रिलीफ मिलेगी आपको, ठीक है। कितना मिलेगी? एज पर रूल 128 कितना मिलता है रिलीफ? फॉरेन टैक्स और लोकल टैक्स विच एवर इज लोअर, उतना मिलेगी आपको रिलीफ, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाली। अब देखो कंट्री ए में आपने क्या क्या कमाया, ठीक है, थोड़ा सा साफ करता हूँ, बहुत गंदगी हो गई यहाँ पर। कंट्री ए में आपने क्या क्या कमाया है, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ठीक है। कंट्री ए में क्या कमाया? कंट्री ए में मैंने कमाया हूं ये, कंट्री ए में मैंने कमाया हूं ये, ठीक है, ये भी कमाया हूं 6,20,000 रुपीज, ठीक है। और क्या कमाया हूं कंट्री में? और कुछ नहीं कमाया हूं, ठीक है, और कुछ कमाया नहीं हूं। तो कंट्री ए में ये दो चीज कमाया हूं। अच्छा, कंट्री ए में एक और चीज बोला है कि रॉयल्टी का आपको मैक्सिमम 12% डिडक्शन मिलेगा। अब 7 लाख का 12% अगर आप लेोगे तो 84,000 आता है। अपना तो रॉयल्टी 80,000 ही है, अपना तो खर्चा 80,000 है, तो अपने को पूरा 80,000 मिलेगा। हाँ, अगर 84,000 से ज्यादा होता ना ये अमाउंट, तो अपने को 84,000 का ही डिडक्शन मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रॉयल्टी का डिडक्शन कंट्री ए में सिर्फ 12% ही मिलता है, तो ये 12% से कम है यार, टेंशन मत ले, ठीक है। देयरफॉर कंट्री ए में कितना टैक्स भरा तूने? कंट्री ए में तूने 6,20,000 का टैक्स, इस पे टैक्स भरा होगा और इस पे टैक्स भरा होगा, कितना परसेंट? 10%। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाता है, काउंट कर लो, 6,20,000 प्लस 640 प्लस 45,000 दिस कम्स टू 665। उसका 10% कंट्री ए में टैक्स भरा, 665 का 10% कम्स टू 66,500। यहाँ पर चेक कर लो, तो कंट्री ए में तूने 66,500 का टैक्स भरा है, यहाँ पर देखो आराम से, घाई नहीं करना, दिखता है तुमको? हाँ, अब इंडिया में कितना टैक्स भरेगा तू इसी इनकम पे? विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। देखो, इंडिया में तू एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स भरने वाला है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो कंट्री ए में भी डब्ल्यू टैक्स है, इंडिया में भी है, और रॉयल्टी इनकम पे भी टैक्स भरने वाला। लेकिन रॉयल्टी में इंडिया में देखो 3 लाख का डिडक्शन मिल जाता है, तो रॉयल्टी में इंडिया में तू 3 लाख पे नहीं भरने वाला, सिर्फ 365 पे भरने वाला है, बराबर? अरे हाँ या ना, पूरे अमाउंट पे नहीं भरेगा। तो इंडिया में तू कितने पे भरने वाला है? ये 45,000 पे तो टैक्स भरेगा ही, प्लस ये 620 पे टैक्स नहीं भरने वाला, 620 माइनस 3 लाख, मतलब ये तू इंडिया में रॉयल्टी में सिर्फ 320 में ही टैक्स भरने वाला है, तो डब्ल्यू टैक्स इनकम 320 है। देयरफॉर टोटल डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी है? 3,65,000। ठीक है, जरा ध्यान से सुन लेना मेरी बात, अभी बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है, बारीकी से सुनना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तूने बाहर कितना टैक्स भर के रखा है? 66,500। कैसे? देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाहर तूने 6,20,000 की रॉयल्टी इनकम है, उस पर डायरेक्टली 10% टैक्स है, और वहां पर तो 80 क्यूक्यूबी जैसा कोई डिडक्शन नहीं है ना भाई। 80 क्यूक्यूबी इंडिया में, हम कैसे अजम्पशन ले सकते हैं कि वहां पर भी 80 क्यूक्यूबी होएगा? तो होएगा तो क्वेश्चन में लिखा होता, इंडिया में है ना वो, तो वहां तो उसने पूरा 620 पे टैक्स भरा होगा, लेकिन इंडिया में वो 620 पे नहीं भरेगा, इंडिया में वो 320 पे भरेगा, तो डब्ल्यू टैक्स तो 320 हुई ना, प्लस 45,000 पूरा का पूरा डब्ल्यू टैक्स है, ठीक है। तो देयरफॉर यहां पे वो कितने में टैक्स भर रहा है? 3,65,000 पे 15.809, बराबर ना, क्योंकि इंडिया का एवरेज टैक्स रेट 15.809 है, तो वहां पे उसका टैक्स 66,500 आ रहा है, लेकिन इंडिया में उसका 365 पे 15% टैक्स 57,703 आ रहा है। देयरफॉर दिस और दिस व्हिचएवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन, तो उसको कितना डिडक्शन मिलेगा? 57,703। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब कंट्री बी के बारे में देखते हैं, कंट्री बी के केस में उसने क्या क्या इनकम कमाया, ठीक है, इसको साफ करता हूं मैं वापस। कंट्री बी, कंट्री बी में उसने क्या टैक्स भरा है? देखो कंट्री बी में उसने इस पे 20% टैक्स भरा होगा, 20% टैक्स है, और कंट्री बी में उसने इस 1,95,000 पे भी टैक्स भरा होगा। काय को सर? क्योंकि उधर 8,000 का डिडक्शन नहीं मिलता है, चेक करो, इंडिया में मिलता है लेकिन वहां नहीं मिलता है ना, और कंट्री बी में उसको इसका डिडक्शन नहीं मिला है, तो इसको टैक्स भरते समय कंट्री बी बी का टैक्स निकालते समय उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कंट्री बी में उसने कितने पे टैक्स भरा? 1,30,000 प्लस 1,95,000, डायरेक्टली उस पर टैक्स भरा होगा, ठीक है, चेक कर लो, उस पर 20%। कंट्री बी का टैक्स निकालते चलो,
तो 1,95,000 डायरेक्ट ग्रॉस बेसिस, क्योंकि वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट है कि नहीं मुझे नहीं पता, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन वो लोग अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। और ये 1,30,000 डिविडेंड इनकम 20% टैक्स, तो इसका टोटल आ जाएगा 65,000 रुपीज, ठीक है। अब उसी इनकम का इंडिया में कितने अमाउंट पे टैक्स भरा है, देखो इंडिया में उसने हाउस प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स 1,95,000 पे नहीं भरा है, उसने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लिया है और उसने म्युनिसिपल टैक्स का भी डिडक्शन लिया है, उसने 1,3900 प्लस उसने डिविडेंड पूरा का पूरा लिया, प्लस उसने इंडिया में बिजनेस लॉस का भी तो डिडक्शन लिया है जो वहां नहीं लिया है, तो उतने कम अमाउंट पे टैक्स भरा है ना। तो इंडिया में उसने 2,18,900 उसकी डबली टैक्स इनकम होती है। अब देखो इसका 15.809 34,606 आता है और वहां पर टैक्स तूने 65,000 भरा है, whichever is lower therefore this will be allowed as relief। तो दिस एंड दिस ये दोनों मिला दोगे तो ये इसकी रिलीफ हो जाएगी, और ये दोनों रिलीफ यहां से लेस कर दोगे तो उसको टैक्स पेबल आ जाएगा। यहां पर सवाल ये उठेगा, एक आखिरी सवाल, हमने 115 बीएससी क्यों नहीं फॉलो किया? 115 बीएससी हमने इसलिए फॉलो नहीं किया, नीचे नोट लिखा है देखो, it would not be beneficial for Rajan to opt for 115 BSc since he would not be able to avail benefit of 3 lakh under chapter 6A and higher basic exemption limit of 3 lakh, ठीक है। तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर 115 बीएससी ले लेता तो 115 बीएससी में सीनियर सिटीजन के लिए भी 2,50,000 की लिमिट ही है, वो एक उसके हाथ से चले जाती। दूसरी, उसको 80 क्यूक्यूबी जैसा महान 3 लाख का डिडक्शन नहीं मिलता अगर 115 बीएससी फॉलो कर लेता। इसलिए उसके लिए बेटर क्या है, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाओ, उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। आपको बैठ के लाइफ में टाइम पास करना है करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 115 बीएससी के हिसाब से कैलकुलेशन करो, उसमें टैक्स ज्यादा ही आने वाला है, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये है हमारी केस स्टडी नंबर 26। चलता हूँ मैं, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो आपको, बाय, पढ़ाई करो अच्छे से।